हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिल्कुल एंडिंग वाले टॉपिक्स में हम आ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, बैटरीज आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है आपको, सेल क्या है बैटरी क्या है। तो बच्चों, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आप 2, 3, 4 सेल को क्या करते हो, सीरीज में कंबाइन कर देते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, तो थोड़ा करंट बढ़ जाएगा, है ना, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो उसे हम बैटरी बोल दें। तो बच्चों, हमने जो डेली लाइफ में सेल काम में लेते, तो हमने देखा है 2 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं और फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको फेंक दो। रिमोट में हमने सेल डाल दिया, थोड़ा टाइम चलेगा, है ना, जितना हम यूज़ करेंगे उतना चल जाएगा, फिर फेंक दो, है ना। घड़ी में डाल दिया, छोटा सा सेल आता है ना, बटन सेल जिसे हम बोलते हैं, मरकरी सेल, है ना, थोड़ा टाइम चलता है, महीना 2 महीना 6 महीना चलता है, फिर फेंक दो। तो बच्चों, ये ऐसे सेल है जो यूज एंड थ्रो वाले, मतलब आपने काम में ले लिया और बस ये डिस्चार्ज हो गए, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं ना, जैसे बच्चों के टॉयज में डल जाते हैं, है ना। आप आराम से काम करो, कैमरा में जो सेल होते हैं आप आराम से काम करो, और जैसे ही सेल डिस्चार्ज होगा तो सेल ही अपने आप में चार्ज हो जाएगा, उसको रिचार्ज कर दो। तो बच्चों, इस तरह से चार्जिंग और रिचार्जिंग के बिहाफ पे अगर मैं सेल को डिवाइड करूं, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सेल और बैटरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप ऑफ सेल को हम बैटरी बोलेंगे। अगर मैं एक सिस्टम की बात करिए तो सेल है, और पूरा कॉम्बिनेशन की बात करिए तो बैटरी, है ना। तो सेल बैटरी, इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए पहले। तो बच्चों, 2 प्रकार के सेल हो गए, एक जिनको वापस रिचार्ज नहीं कर सकते और दूसरे जिनको रिचार्ज कर सकते। ठीक है, अब ऐसे सेल की बात करो जिसे रिचार्ज नहीं कर सकते, जिसका पुनः आवेशन यानी कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? तो भाई, सेल है तो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, है ना। सेल है तो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। उसमें एनोड है, कैथोड है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। लेकिन हो सकता है उसके अंदर जो रिएक्शन है वो एक बार ही चलती, आगे ही चलती है, बैक साइड चलती ही नहीं, रिवर्सिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब कि मैं उसको रिचार्ज नहीं कर सकती, है ना, वापस वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसे भी सेल बनाए जा चुके हैं जिनमें पहले विद्युत ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, मतलब उनकी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, और जब हम उनको वापस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उनके अंदर जो होने वाली अभिक्रिया है वो बैक साइड में चलने लगती है। तो हम कहेंगे भाई, रिचार्ज और रिचार्ज ना करने के आधार पर हमने सेल को, बैटरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल मतलब इनके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, उसे बोलेंगे प्राइमरी सेल। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, इन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो हम कहेंगे इनके अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, यानी इनके अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर प्राथमिक में बात करें तो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल बताओ प्राथमिक सेल के। तो जो घर में हम लाते हैं ना, इस तरह के जो सेल होते छोटे छोटे, है ना, ये है ड्राई सेल। ठीक है, इनका साइंटिस्ट जो था, डिस्कवरर जो था, वो लेक्लेंसे था, तो इनको लेक्लेंसे सेल भी बोलते हैं। अदरवाइज एग्जैक्टली दे आर ड्राई सेल, हिंदी में बोलेंगे शुष्क सेल। या घड़ी में जो छोटे छोटे बटन सेल डालते हैं, ये माइक है, माइक में छोटा छोटा बटन सेल होता है, तो वो बटन सेल जो होता है दैट इज मरकरी सेल, है ना। तो हम कहेंगे प्राइमरी सेल जो है, जिनको एक बार काम में लेने के बाद फेंकना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर होने वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, क्योंकि ये सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उल्टा नहीं चलते हैं, वो प्राइमरी सेल है। एग्जाम्पल है ड्राई सेल और मरकरी सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल। ठीक है, और द्वितीयक सेल मतलब दोनों काम करेंगे, पहले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। इनके अंदर होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी चलती है, मतलब इनको रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, और दूसरा निकल कैडमियम सेल। तो आज की क्लास में हम इन चारों बैटरीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, सेल की अगर हम बात करें, बैटरी आपको समझ में आई गई।
तो हमारा टॉपिक है आज का बैटरियां। तो बैटरियां मतलब दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल जो है वो श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़े होते हैं और इनके अंदर तो आपको पता है एनोड है, कैथोड है, ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो ये अपनी रिडॉक्स अभिक्रियाओं से जो केमिकल एनर्जी बनेगी, रासायनिक ऊर्जा बनेगी, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो भाई इसको हम बैटरी बोल देते हैं। अब रिचार्ज हो सकती है नहीं हो सकती, उसके आधार पर फिर बांट देंगे। अब बैटरी में क्या खास बात होनी चाहिए, तो बच्चों बैटरी लेके आए तो वजन में हल्की होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ना, कम जगह में बैटरी आपकी फिक्स हो जाए। तो हम कहेंगे वजन में हल्की होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट यानी छोटे आकार की होनी चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो रेट इसका कम होना चाहिए। फिर स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा दे, मतलब फिक्स अमाउंट का करंट दे, है ना, यूं नहीं बार बार धीरे धीरे क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, कम वोल्टेज आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, फिर घर ऐसे नहीं, है ना, बराबर आपको एनर्जी दे और फिक्स वोल्टेज का आपको करंट दे। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक चले। तो अगर ये सारे कैरेक्टर्स है तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया बैटरी है। अब हम बैटरीज को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो दो प्रकार की बैटरीज है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। उदाहरण पूछते हैं एग्जाम में, तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी में आपको पढ़ना है लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल। अब बच्चों यहां तो तुम कहोगे इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर प्राथमिक सेल है तो आप क्या लिखेंगे, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशन संभव नहीं। ठीक है, तो भाई ऐसे सेल जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी, और ऐसे सेल जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशन संभव, रिचार्ज करना पॉसिबल है, तो हम कह देंगे सेकेंडरी। ठीक है, अब बच्चों रिचार्ज नहीं कर सकते मतलब ये अपनी केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ये अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते। लेकिन अगर वापस हम करंट दें तो उल्टा तो चलेगा नहीं। और ये क्या करेंगे, तो भाई ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और बच्चों वापस तो इलेक्ट्रिकल को वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल में। रिचार्ज का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो बच्चों हम कहेंगे इनकी जो केमिकल रिएक्शन है, इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इनकी रासायनिक अभिक्रिया इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। और यहां तो हम कहेंगे इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं, दैट्स व्हाई ये उल्टे भी चलते हैं, रिचार्ज भी हो सकते हैं। क्लियर, उदाहरण समेत क्लियर। अब हम वन बाय वन सारी बैटरीज को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले प्राथमिक सेल, तो अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेल क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई इन बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते। मतलब ये आपके आप मार्केट से जो बैटरी लेके आए हो, ड्राई सेल लेके आए, वो क्या करेगा, उसके अंदर केमिकल्स है, तो उस केमिकल की एनर्जी को वो रिएक्शन कराएगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बैक साइड नहीं जाएगा, परंतु विद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलेंगे। फिर रिएक्शन तो हम कहेंगे इरिवर्सिबल है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है जो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी मतलब अब सेल काम करना बंद कर देगा, तो हम कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, मतलब अब सेल फेंकने का टाइम आ चुका है। अब बच्चों इन सेल को फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था बच्चों ड्राई सेल, अभी जो आपने पिक्चर देखा था वो भी ड्राई सेल था, है ना, और ये उसको अंदर से तोड़ के देखेंगे ना सेल को, तो ये कुछ ऐसा। अब बच्चों इसको हम लेक्लेंसी सेल भी कहते हैं, है ना, और शुष्क सेल तो कहते ही है। वैज्ञानिक लेक्लेंसी ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसे शुष्क सेल नहीं लेक्लेंसी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भैया हम इसको लेक्लेंसी सेल भी कहते हैं। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है तो फिर आपसे इसका पिक्चर पूछ लेगा, डायग्राम बना के समझाओ। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है कि भाई इस तरह के सेल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा मोटा पतला कैसा भी सेल हो सकता है ना, इसमें जिंक का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है भाई, शुष्क सेल में जिंक का बना हुआ बेलनाकार पात्र है।
अब बीचों बीच में यहाँ तुमने देखा होगा इस तरह से है, घुमटी होती है कुछ, है ना, ये देखो लगी हुई है ये। तो बच्चों ये ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है। तो हम कहेंगे बाहर, तो आप कह रहे हो जिंक का पात्र है, तो बिल्कुल भाई जिंक का पात्र है, बेलनाकार पात्र है, और ये जो पात्र है ये एनोड की भांति व्यवहार करता है। बीचों बीच में बच्चों ये ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है भाई, ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, है ना। और बच्चों ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये आपका कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब बच्चों इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चारों तरफ MnO2 और कार्बन का काला पेस्ट चिपका होता है ना। यहाँ पे MnO2 और कार्बन का काला पेस्ट चिपका होता है, ठीक है भाई, MnO2 और कार्बन, ठीक है। तो हम कहेंगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चारों तरफ MnO2 प्लस कार्बन चूर्ण, है ना, यहाँ पेस्ट जो है वो चिपका होता है। और बच्चों विद्युत अपघट्य के रूप में हम भर देंगे ZnCl2 और NH4Cl, ठीक है। तो थोड़ा इसे अच्छा पिक्चर बनाना, एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। तो ये ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा, है ना। तो ये क्लियर। तो देखो काट के देखोगे तो ये देखेगा, देखो ये जिंक का कंटेनर है, एनोड लिखा है इसने, अंदर ग्रेफाइट रॉड है, कैथोड लिखा है, पेस्ट ऑफ MnO2 इसके चारों तरफ पेस्ट चिपका हुआ है, और ZnCl2 और NH4Cl जो है ये इनका पेस्ट है, विलयन मान लो, और ये आपका विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करेगा, विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख लेंगे आप। इसी चीज़ को आपको थियोरी में बताना है कि भाई आपसे पूछ ले कि ड्राई सेल की बनावट लिखो, तो लिख दो जिंक धातु का एक बेलनाकार पात्र है जो कि एनोड की भांति कार्य करता है, बीच में ग्रेफाइट की रॉड है जो कि कैथोड की भांति कार्य करती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चारों ओर MnO2 और कार्बन का काला पेस्ट जो है वो चिपका रहता है, जिंक के बेलनाकार पात्र में NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट है और वो विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। फिर आपने देखा होगा कि ना थोड़ा सा कागज दिखता है आपको, है ना, अगर प्रॉपर अगर हम देखें उसको टच करके तो आप मोटा कागज दिखता है आपको, है ना। तो बच्चों क्या बोलूँ मैं उसको, है ना, विद्युत रोधी बोल दूँ, इंसुलेटेड वॉल्स बोल दूँ, है ना। मुझे दीवार जो है चारों तरफ से वो विद्युत रोधी बनानी है, इंसुलेटेड बनानी है, तो इस सारा जो सिस्टम है यहाँ मोटे कागज का आवरण लगा देते हैं। अब तुम कहोगे मुझे तो ना स्टील की एक पतली सी प्लेट भी दिखती है ना, अगर तुम कोई बैटरी को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें देखिएगा कि स्टील की प्लेट भी दिखेगी, है ना। उसको बताएंगे अभी क्यों होती है, क्या होती है, बेसिक बनावट तो क्लियर। अब आपसे पूछेगा बच्चों कि भाई ड्राई सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को समझा दो, ठीक है। ड्राई सेल में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको समझा दो भाई, तो उसको हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर में तो दिक्कत नहीं, एनोड क्या है तो तुम कहोगे जिंक का पात्र, कैथोड क्या है ग्रेफाइट रॉड, और विद्युत अपघट्य क्या है ZnCl2 और NH4Cl, और MnO2 का पेस्ट भी चिपका हुआ है कैथोड के चारों तरफ, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं शुष्क सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है भाई। ड्राई सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस, शुष्क सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों सबसे पहले हम कहेंगे हाफ सेल और नेट सेल, यही सीखा है हमने कोई भी सेल में, है ना। तो हम कहेंगे हाफ सेल अभिक्रिया मतलब एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, सेकेंड हाफ सेल अभिक्रिया मतलब कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, और दोनों को मिला दो तो नेट सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई एनोड रिएक्शन, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो अब आपको पता है एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे सदैव क्या होता है ऑक्सीडेशन। किसका बना एनोड, तो हम कहेंगे जिंक के पात्र का, ठीक है। तो जिंक का बेलनाकार पात्र यानी जिंक सॉलिड,
तो बच्चों ऑक्सीकरण, तो जिंक कर देगा जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, हालांकि कैथोड पे क्या होगा, तो हम कहेंगे कैथोड पे अपचयन होगा, है ना। ऑक्सीकरण समझ गए ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। अब आपने तो ग्रेफाइट रॉड बना रखा है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, तो आपको पता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, खुद तो भाग लेगा नहीं, एक्टिव नहीं है ना, इनर्ट है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है, मतलब उस पर आके अभिक्रिया हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे भाई NH4+ भी तो है, पेस्ट है ना आपके पास, तो बच्चों NH4+ आ जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखो NH4 में से अमोनिया गैस निकाल दें, सोचो दिमाग लगाओ, NH4+ है ना, अगर मैं इसमें से अमोनिया माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, तो तुम कहोगे H+, उस H+ को ये इलेक्ट्रॉन दे दो तो H हो जाएगा। अब H तो होता नहीं, हाइड्रोजन गैस होती है, तो मैं यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ, तो भाई H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H हो जाएगा, दूसरा H+ भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो H हो जाएगा, और H क्या होता है, H2, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो भाई एनोड रिएक्शन तो ठीक लग रही, कैथोड रिएक्शन भी ठीक लग रही। अब हम लिख लेते हैं नेट सेल अभिक्रिया, है ना, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे एनोड तो बना हुआ है देखो जिंक का, जिंक ठोस, कैथोड पे है अमोनियम आयन NH4+, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं, तो बच्चों जिंक तो बदल गया जिंक +2 में, है ना, और अमोनियम आयन बदल गए अमोनिया गैस में, और हाइड्रोजन। अब तुम्हें लगेगा कि ठीक है, जिंक का हमने बर्तन लिया था, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा था, जिंक +2 भी चलो विलयन अवस्था में आ जाएगा, पेस्ट में आ जाएगा, लेकिन हमने कभी ड्राई सेल से गैसेस निकलते हुए तो नहीं देखी कि भाई रिमोट में हमने सेल डाला, थोड़ा टाइम बाद में काम करना खत्म हो गया, लेकिन गैस निकल रही है, वो भी अमोनिया, स्मेल होती है, हाइड्रोजन, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसी गैसेस तो नहीं देखी। तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ आपके पास है जिंक +2 और यहाँ है अमोनिया। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है, या आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे संकुल, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल ही होगी। तो बच्चों जिंक +2 और अमोनिया, है ना, जिंक +2 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास रिक्त डी कक्षक खूब है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जिंक को दान कर देता है, जिंक +2 को, और एक अमोनिया नहीं 4 अमोनिया, और ये दोनों मिलके संकुल बनाते हैं Zn NH3 और चार्ज हो जाएगा +2। तो आपको लग रहा है यहाँ अमोनिया गैस निकली, बट अमोनिया तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो बच्चों आपने MnO2 का पेस्ट भी तो ले रखा है ना, MnO2 का पेस्ट हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से अपचयित हो जाता है, ठीक है। यहाँ Mn 4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे Mn 3 ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। MnO और क्या हो जाएगा OH, X-2 और -1, हाँ ठीक है, क्लियर। अब H तो एक ही है, बैलेंस कर दूं मैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। MnO2 में MnO तो है, O जो है वो हाइड्रोजन लेके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। हाइड्रोजन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। तो ये तो आप देखो अमोनिया गैस तो हमने कहा निकली थी पर वो तो काम में आ गई, हाइड्रोजन गैस निकली थी बट तो यूज हो गई, तो सेल के अंदर इंटरनल रिएक्शन से ये। तो ये है बच्चों आपका ड्राई सेल, शुष्क सेल बनावट आपको समझ में आ गई। प्राथमिक सेल क्यों है, क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं जो है ये सब एक ही दिशा में चलती है ना, हम वापस इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, ये रिएक्शंस पीछे नहीं आएंगी, एक ही दिशा में चलेंगी। मतलब एक बार इसने अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया तो वापस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये चीजें वापस नहीं ला सकती, पीछे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका दोष क्या है, तो देखो इस सेल में भी ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो तुमने ये जो पात्र बनाया ना, ये बाहर का जो कंटेनर है बच्चों, तो हम कहेंगे हाँ ये पात्र जिंक का है, दिख रहा है ना, ये जो पात्र है ये पात्र किसका है, तो हम कहेंगे ये पात्र तो जिंक का है, ठीक है। अंदर तुमने क्या भरा है, तो हम कहेंगे अंदर हमने भरा है NH4Cl, है ना, NH4Cl। अब सोचो NH4Cl में अमोनिया और HCl अम्ल है। अब अम्ल है और जिंक का पात्र है, धातु के संपर्क में होगा तो छोड़ेगा थोड़ा,
धातु और अम्ल तो क्रिया कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो बच्चों इससे क्या होगा, करंट जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा, है ना। और ये जो करंट बाहर क्यों आएगा, तो देखो ये जो जिंक का आपका कोटिंग है ना, इसमें खड्डे पड़ने लग जाएंगे। इसको यहाँ बना दो, ये है ना, ये HCl जो अगर अम्लीय है तो ये जिंक से क्रिया करेगा तो यहाँ बार बार क्या होगा, खड्डे बनने लग जाएंगे। तो खड्डे बनने लग जाएंगे तो अंदर का जो अमाउंट है, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जो भी आपका पदार्थ है, वो रिस के बाहर आएगा और करंट भी बाहर लगेगा, तो लॉस होगा आपको। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टील की परत लगा देते, अगर आपने देखा हो, है ना, तो बिल्कुल बारीक सी क्या होती है, स्टील की परत होती है बस। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई शुष्क सेल, ड्राई सेल का ड्रॉबैक क्या है ना, दोष क्या है। तो बच्चों सेल में भरे NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण जब हम सेल को काम में नहीं लेते हैं, तब भी जिंक धातु की जो दीवार है, जो बेलनाकार पात्र है, वो जिंक का बना हुआ है और NH4Cl में क्या है, HCl, है ना। तो बच्चों जिंक की दीवार जो है वो HCl से रिएक्ट करके संक्षारित होती है, झड़ती है ना। इससे आपके दीवार में क्या हो जाएंगे, छेद बन जाएंगे और इससे रासायनिक, यौगिक और विद्युत धारा धीरे धीरे रिस के क्या हो जाएगा, बाहर आने लगता है। अब इसे रोकने के लिए जिंक की दीवारों को धातु की पतली चद्दर से कवर कर दिया जाता है, मतलब अंदर की साइड है ना, स्टील की पतली प्लेट लगा लेते हैं ताकि रिएक्शन ना हो। ठीक है, जो कि अक्रिय होती है। इस तरह के सेल को हम लीक प्रूफ सेल कहते हैं। तो जो स्टील की घुमटी तुम्हें दिख रही है ना, उसका रोल समझ में आ गया, है ना। अगर वो नहीं होती तो NH4Cl जो है जिंक को परेशान करके, भाई NH4Cl पूरा तो दिक्कत करेगा नहीं, उसमें जो HCl है वो जिंक से क्या करेगा, लड़ाई करेगा, क्योंकि अम्ल है और धातु है, दो विरोधी आप साथ में नहीं रख सकते, तो उसकी दीवारों में छेद हो जाते हैं। छेद होते ही फिर तुम्हें पता है लीकेज शुरू हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा ड्राई सेल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मरकरी सेल, जिसे हम कहते हैं बटन सेल। ठीक है, अब बच्चों मरकरी सेल छोटे विद्युत परिपथ, स्मॉल इलेक्ट्रिक सर्किट, लाइक आपका हेडफोन हो गया, है ना, या ये माइक हो गया, या आपका घड़ी हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, वहां हम इसको यूज करते हैं, कैलकुलेटर वगैरह में इसको यूज करते हैं। अब बच्चों मरकरी सेल में एनोड तो है जिंक अमलगम का, Zinc.Hg, अमलगम मतलब मरकरी मिक्स है, उसके अंदर घुला हुआ है, और कैथोड जो है वो मरकरी ऑक्साइड का और कार्बन का पेस्ट होता है, ग्रेफाइट मान लो आप। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने भर दिया KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, जो काम करेगा विद्युत अपघट्य की भांति। तो ये ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। तुमसे सिर्फ इतना सा बात पूछी जाएगी कि मरकरी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बता दो, तो बता देंगे भाई, ठीक है, यही लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं भाई सेल अभिक्रियाएं, सेल रिएक्शंस, मरकरी सेल में होने वाली सेल अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों एनोड किसका है, तो हम कहेंगे एनोड तो है जिंक का। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले एनोड अभिक्रिया, एनोड रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों जिंक जो है विद्युत अपघट्य क्या है, KOH, तो OH माइनस के इलेक्ट्रॉन छुड़वा देगा। अब OH माइनस दो लिए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो हम कहेंगे ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो। अब तुम सोचो मेरे पास एक OH था, दूसरा भी OH था, इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल वाटर भी बन जाएगा, तो वाटर। और बच्चों ये जिंक और ये ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीकरण करना है ना, तो ये क्या बनेगा, तो हम कहेंगे ZnO। ठीक है, तो आपको अभिक्रिया कुछ इस तरह से लिखनी है, ZnO प्लस वाटर प्लस दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आपकी एनोड रिएक्शन। अब आपको लिखनी है कैथोड अभिक्रिया यानी अपचयन। ठीक है, तो भाई कैथोड अभिक्रिया और हम कह देंगे अपचयन। अब कैथोड में क्या है, तो हम कहेंगे मरकरी ऑक्साइड, कार्बन तो काम करेगा नहीं, उस पर तो अभिक्रिया होनी है। ठीक है, तो ये मरकरी ऑक्साइड का जो पेस्ट है, ओके, है ना, और साथ में ऊपर क्या बना है, तो हम कहेंगे वाटर। अब एनोड में दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो कैथोड पे ग्रहण करवा दो। भाई एनोड में दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना, है ना, क्या हुआ, OH माइनस, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, ये खुद तो वाटर में कन्वर्ट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन गए, और ये जो ऑक्सीजन बचा और ये जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब कैथोड अभिक्रिया, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम कह रहे हो कैथोड बना हुआ है मरकरी ऑक्साइड, फिर एनोड पे जल भी बना,
और 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो हम कहेंगे ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन OH बन जाएगा, और मुझे तो वैसे भी कैथोड पे अपचयन करना है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा तो मरकरी ऑक्साइड का तो अपचयन हो गया, तो भाई HgO जो है वो तो मुझे दिख रहा है Hg में बदल जाएगा। अब ये OH और एक OH और हो जाएगा बच्चों, तो 2 OH हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दो तो 2 OH माइनस हो जाएंगे। सही कह रही हूँ, एक OH कितने हो गए, 2 OH हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक OH एक इलेक्ट्रॉन लेगा OH माइनस, दूसरा OH फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो OH माइनस, तो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बस अब आप नेट सेल रिएक्शन लिख दो। फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, तो फाइनल रिएक्शन में देखो कौन क्या कैंसिल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले, 2 काम में आ गए, है ना, यहाँ 2 OH माइनस यूज करे, वहाँ वापस आ गए, और यहाँ वाटर बना, यहाँ वाटर यूज हो गया, खत्म। तो बच्चों नेट सेल रिएक्शन जो है, आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्ट नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो देखो एनोड तो था जिंक का, कैथोड में था हमारे पास मरकरी ऑक्साइड, तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीकरण, और मरकरी ऑक्साइड से मरकरी बनेगा अपचयन। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है नेट सेल अभिक्रिया। तो ये सेकेंड सेल है हमारे पास मरकरी सेल, पहला था ड्राई सेल शुष्क सेल, ये है मरकरी सेल। अब हम चलते हैं बच्चों सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इसका 1-2 पॉइंट आपको और दे रखा है बुक के अंदर, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो मरकरी सेल की अगर हम बात करें तो बच्चों पूर्ण अभिक्रिया के दौरान आयनों की सांद्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे आयंस कंसंट्रेशन में। यानी अगर इसका वोल्टेज 1.35 है तो धीरे धीरे उसका वोल्टेज खत्म होने पर भी क्या रहेगा, 1.35 ही रहेगा। मतलब जैसे घड़ी होती है ना, तो तुमने देखा होगा कि घड़ी है ना, हैंड वॉच रिस्ट वॉच जो है वो, तो वो एकदम से बंद हो जाती है, यूँ नहीं है कि कमज़ोर हो जाती है। रिमोट का सेल है ना, वो क्या होता है धीरे धीरे खत्म होता है ना, अपन को पता चलता है सेल कमजोर हो गया, ये काम नहीं कर रहा, ढंग से काम नहीं कर रहा। पर घड़ी वगैरह में ऐसा नहीं है ना, माइक्रोफोन वगैरह इसमें इतना नहीं होता है। ठीक है, मतलब एकदम से होता है कि हाँ खत्म हो गया, सेल डिस्चार्ज हो गया, काम करना ही बंद कर देगा। तो इसकी वोल्टेज लास्ट तक क्या होती है, 1.35 बनी रहती है, बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, तो सांद्रता में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। अब तो पता है मरकरी तो पॉइजनस है, टॉक्सिक है ना, तो इन सेल को काम में लेने के बाद हमें इनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है कि कोई पोल्यूशन ना हो, क्योंकि मरकरी का जो भी कंपाउंड होगा वो टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों द्वितीयक सेल की, सेकेंडरी सेल। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे और विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर होने वाली रिएक्शन जो है वो उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है ना, इसलिए हम इनको वापस क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल। हमें सिर्फ 2 ही सेल डिस्कस करने हैं, फर्स्ट लेड एक्यूमुलेटर सीसा संचायक सेल, और दूसरा निकल कैडमियम सेल। अब बच्चों डिटेल में आपके सीसा संचायक सेल है, निकल कैडमियम सेल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लेड एक्यूमुलेटर सेल, तो बैटरी है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो बच्चों अगर एक बैटरी मान लो लगभग 2 वोल्टेज दे रही, तो हम क्या करते, 6 बैटरीज को जोड़ देते, तो कम से कम 12 वोल्टेज मिल जाएगा, है ना। तो 6 सेल को जोड़ देंगे, 12 वोल्टेज मिल जाएगा। तो ऑटोमोबाइल इंजन है, वहाँ सबसे ज़्यादा हम लेड एक्यूमुलेटर सेल का यूज़ करते। अब सीसा संचायक सेल, तो बच्चों इसमें एनोड हो चाहे कैथोड हो, लेड एंटीमनी की ग्रिड्स होती है। ठीक है, हालांकि आपके बुक में पिक्चर नहीं है डिटेल में, बट अगर आपसे डायग्राम ही पूछा जाए, है ना बच्चों, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये डायग्राम है, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, ये जो बनाया ना इसमें, ये ठीक है, ये है आपका लेड एंटीमनी ग्रिड, है ना, जाली। अब ये पूरी बैटरी बनाई है इसने, ठीक है, तो बहुत सारी प्लेट्स हम रख देंगे इस तरह से ना, यहाँ जाली होती। ठीक, एग्जाम में आपको ये पिक्चर बनाना, 2 बना सकते हैं आप, है ना। तो बच्चों एनोड भी लेड एंटीमनी ग्रिड है और कैथोड भी लेड एंटीमनी की जाली है, लेकिन एनोड में भरते हैं स्पॉन्जी लेड, है ना, यहाँ लिखा है ना। एनोड में क्या भरता है बच्चों, तो हम कहेंगे एनोड में भरते हैं स्पॉन्जी लेड। ठीक है, बना हुआ किसका है, तो बच्चों ये बना हुआ है लेड एंटीमनी ग्रिड का, पीबी
एसबी ग्रिड यानी जाली, ठीक है। और कैथोड तो वो भी वही है ना, ये जो जाली है ये भी लेड एंटीमनी ग्रिड है, लेकिन एनोड में आपने भर दिया स्पॉन्जी लेड पीबी, जबकि कैथोड में क्या भर दिया, तो हम कहेंगे कैथोड में हम भरते हैं PbO2, ठीक है। अब इन जालियों को 38% मतलब परसेंट बाय मास ले लो, 38% जो है वो तनु H2SO4 होना चाहिए। H2SO4 का तनु विलियन है ना, जिसका घनत्व लगभग 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो लेड एंटीमनी की ग्रिड हो गई, एनोड भी हो गया, कैथोड भी हो गया। एनोड में स्पॉन्जी लेड भर दिया, कैथोड में तो हम कहेंगे PbO2 भर दिया, विलियन तो हम कहेंगे डाइल्यूट H2SO4 में इसको डुबो के रखते हैं। अब H2SO4 किस में भरा, क्योंकि वो तो एसिड है, मेटल का बर्तन तो होता नहीं। तो बच्चों अगर आपने लेड स्टोरेज सेल देखा हो तो प्लास्टिक का कंटेनर होता है बाहर का, हार्ड रबड़ मान लो या फिर अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक मान लो, क्योंकि प्लास्टिक होगा जो H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी तो कोई धातु में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको थोड़े हार्ड प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, एसिड प्रूफ कंटेनर लिखा है ना ये, तो ये आपका एसिड प्रूफ कंटेनर है, इसके अंदर इसको रखते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। एक बार देखें आपको क्या लिखना है एग्जाम में सीसा संचायक सेल के बारे में। तो बच्चों ए सेल जो है, एक सेल का वोल्टेज जो है वो लगभग 2 है ना। तो मैंने आपको कहा था 3 से 6 सेल जोड़ दो तो कम से कम 6 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट की करंट आपको मिल जाएगी, है ना। अब ये सेकेंडरी सेल है क्योंकि इसके अंदर होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब इन सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में लेड एंटीमनी की ग्रिड यानी जाली का प्रयोग करते हैं, एनोड की जाली में स्पॉन्जी लेड भरते हैं और कैथोड की जाली में क्या भरते हैं, तो हम कहेंगे PbO2, ठीक है भाई, PbO2 भर देंगे। फिर तो बच्चों कैथोड और एनोड की प्लेटों को एकांतरित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अभी देखा था हमने, है ना, एनोड कैथोड। फिर वो आपस में नहीं चिपके तो बीच में प्लास्टिक या फाइबर की ग्लास शीट लगा लेते। सबको H2SO4 38% H2SO4 डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में डुबो के रखते। और H2SO4 खुद कहाँ है, तो हम कहेंगे रबड़ या प्लास्टिक के कंटेनर में। H2SO4 यहाँ पे विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है, तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, H2SO4 जो है वो विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका है लेड एंटीमनी सेल, ओके। अब बच्चों आपको लिखनी है इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। सीसा संचायक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, तो पहला है एनोड अभिक्रिया बताओ, तो हम कहेंगे एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन। अब सीसा संचायक सेल में एनोड तो लेड एंटीमनी ग्रिड का है जाली, कैथोड भी लेड एंटीमनी ग्रिड का है, लेकिन एनोड में भरा है स्पॉन्जी लेड और कैथोड में भरा है PbO2, ठीक है। तो बच्चों एनोड तो मैं कहूँगी जो स्पॉन्जी लेड भरा है Pb, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड की जाली में जो स्पॉन्जी लेड भरा है वो Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Pb+2 विलियन में आएगा, तो बाहर विलियन क्या है, तो हम कहेंगे H2SO4 का विलियन है। तो बच्चों ये Pb+2 H2SO4 तो खुद ही प्रबल विद्युत अपघट्य है, आयंस में टूटा हुआ है। सल्फेट -2, जहाँ पे Pb+2 दिखेगा वहाँ सल्फेट -2 और ये अभिक्रिया करके बना लेंगे PbSO4। अब ये ध्यान रखना है ये एनोड की अभिक्रिया है खाली, ठीक है। अब होगा क्या, तो बच्चों ये Pb+2 कैंसिल कर दो, फाइनल रिएक्शन आप लिख लो, तो हम कहेंगे भाई Pb सॉलिड प्लस SO4 -2, प्रोडक्ट में क्या है, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी समीकरण 1 है और ये आपकी एनोड अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब अगर हम कहेंगे नहीं कैथोड अभिक्रिया बताओ, तो बच्चों कैथोड पे होगा अपचयन, ठीक है। कैथोड किसका बना है, तो आप कहेंगे फिर लेड एंटीमनी ग्रिड का है, तो उसमें कुछ भरा है, तो हम कहेंगे हाँ PbO2 भरा है, ठीक है भाई। तो PbO2 ले लेते हैं इस बार। तो बच्चों देखो PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है ना, PbO2 लेड ऑक्साइड तो है, तो ऑक्सीजन -2, तुम कहोगे 2 ऑक्साइड है, तो ठीक है। तो बच्चों -4 और लेड क्या हो गया +4,
और कैथोड पे तो होता ही अपचयन है। तो Pb+4 ऊपर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, आए क्या एनोड से, हम कहेंगे हाँ भाई एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, उनको एक्सेप्ट करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Pb+2 बेचारा विलियन में आएगा, तो विलियन में तो H2SO4 है, सल्फेट पहले भी था, Pb+2 को सल्फेट माइनस मिल गया, PbSO4 अब भी है, तो भाई ये भी PbSO4। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन अब तुम्हें बतानी, तो पहले देखो कैंसिल आउट काट दे, तो Pb+4 इनको कैंसिल कर देते, Pb+2 कैंसिल कर लेते, कुछ बचा तो हम कहेंगे यहाँ PbO2 बचा, सल्फेट बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, समझे ना। वापस देखो PbO2 था, कैथोड की लेड एंटीमनी जाली में क्या भर रखा था, तो तुम कहोगे PbO2, तो बच्चों PbO2 को ब्रेक कर दिया मैंने, तो Pb यहाँ +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, और ऑक्सीजन -2 है, 2 ऑक्सीजन है तो ट्वाइस O-2। तो ये जो तुमने Pb+4 लाए हो, ये Pb+4 वापस क्या करेगा, एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनसे Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Pb+2 विलियन में आएगा, विलियन H2SO4 है, तो ये बन जाएगा PbSO4। फिर लेफ्ट राइट कैंसिल करके फाइनल जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो है PbO2। फाइनल आंसर में मिल रहा है बच्चों PbO2 प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहां क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे PbSO4। ठीक है, PbSO4। फिर ऑक्साइड का क्या किया, अच्छा ठीक है चलो देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, वहां लिखवाते हो, वापस लिखवाती हूँ। ये हो गई एनोड की अभिक्रिया, अब हम कैथोड की अभिक्रिया ढूंढ लेते हैं। ठीक है, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होना है, तो हम कहेंगे भाई कैथोड पे होना है अपचयन। ठीक है, कैथोड की जाली में क्या भरा है, तो हम कहेंगे PbO2, तो पहले ब्रेक कर दूं, तो पहले तो याद हो गई Pb+4 और 2 ऑक्सीजन -2, तो भाई ठीक है Pb+4 और ट्वाइस ऑक्साइड आयन है -2। Pb+4 जैसे ही बनेगा एनोड से आए 2 इलेक्ट्रॉनों से, इसका रिडक्शन हो जाएगा अपचयन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए थे तो ये बन जाएगा Pb+2। Pb+2 बच्चों विलियन में आएगा, तो विलियन में सल्फेट है ना, तो ये बन जाएगा PbSO4। ठीक है, अब तुम 2 सल्फेट काम में ले चुके हो, पहला एनोड अभिक्रिया में, दूसरा कैथोड अभिक्रिया में। अब सल्फेट है तो H भी तो होगा, सोचो H2SO4, सल्फेट एक है तो H2 है, 2 हाइड्रोजन आयन, तुमने सल्फेट 2 काम में ले लिए तो 4 H पड़े हैं, न्यूट्रल तो मुझे करना पड़ेगा, समझे। सल्फेट आया कहाँ से, तो तुमने कहा H2SO4 से, तो सल्फेट आया तो H भी तो होगा, और एक सल्फेट में 2 H होगा, तो बच्चों 4 H और 2 ऑक्साइड आयन, आंसर हो जाएगा ट्वाइस वाटर। 4 H और वहां ऊपर देखो 2 ऑक्साइड आयन पड़े, तो आंसर ट्वाइस वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हम कहेंगे देखो ये Pb+4 ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 ऑक्साइड आयन कैंसिल, Pb+2 कैंसिल। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर है PbO2 प्लस 4 H प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फाइनल आंसर में है PbSO4 प्लस ट्वाइस H2। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका समीकरण 2, कैथोड अभिक्रिया। दिस इज एनोड रिएक्शन एंड दैट इज कैथोड रिएक्शन। अब मैं कह रही हूँ नहीं, आप तो नेट सेल रिएक्शन बताओ, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखो एनोड में क्या था, तो हम कहेंगे स्पॉन्जी लाइट, कैथोड में क्या था, तो हम कहेंगे PbO2। अब 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ मिले और यहाँ लूज हुए, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक सल्फेट, 2 सल्फेट और 4 H, 4 H और 2 सल्फेट, कुल मिला के 2 H2SO4 ही तो हुआ। पहली रिएक्शन में एक सल्फेट काम में लिया, दूसरी रिएक्शन में दूसरा सल्फेट काम में लिया, तो 2 सल्फेट काम में लेने के लिए 2 H2SO4 चाहिए ना, तो आप सीधा लिखो यहाँ पे 2 H2SO4। ठीक है, और फाइनल अभिक्रिया तो हम कहेंगे इस Pb से तो PbSO4 बना, ये Pb भी क्या करता है, PbSO4 बनाता है प्लस वाटर। ठीक है, अब तुम्हें पता है लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल जो है वो सेकेंडरी सेल है,
द्वितीयक सेल मतलब रिएक्शन आगे चलेगी तो डिस्चार्ज हो रहा है, और वापस तुम विद्युत ऊर्जा दे दो तो रिचार्ज हो जाएगा। तो वो कहेगा निरावेशन डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखो। तो अगर तुम ये रिएक्शन लिखते हो तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, ठीक है। और वो कहेगा नहीं आवेशन मतलब इसको विद्युत ऊर्जा दो तो उल्टा चलेगा, तो वो आवेशन वाली अभिक्रिया रिचार्ज वाली रिएक्शन है। ध्यान रखना, एग्जामिनर तुम्हें फंसा देगा पर तुम्हें फंसना नहीं है। भाई पीबी तुमने लिया, PbO2 तुमने लिया, H2SO4 के सॉल्यूशन में तुमने भर दिया। अब वो जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी तो सारे PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस पानी बनेगा तो H2SO4 का घनत्व वो नहीं रहेगा जो पहले था। पहले 38% H2SO4 लिया था तुमने और डेंसिटी 1.3 थी। अब तो क्या हो गया, साथ में पानी बनाना तनु हो गया, तनु हो गया तो फिर अब वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। रिचार्ज करना है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती, तो सबसे बढ़िया है। तो क्योंकि बढ़िया है, काफ़ी साल चल भी जाएगा, बैटरी अच्छी है इसकी, 2-3 साल तो कम से कम चलती है। ड्रॉबैक क्या है, तो बच्चों ड्रॉबैक ये है कि जो ये तुम्हारा PbSO4 है ये 100% Pb और PbO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। 100% कोई मशीन एफिशिएंसी दे दे तो बात ही खत्म है ना। तो ये पूरा का पूरा PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट नहीं होता है। ये जो PbSO4 है ये जाली में जमा रह जाते हैं, और अगर ये जाली में जमा रह जाते तो बैटरी आपकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना। एफिशिएंसी आपको इतनी नहीं मिलती कि भाई आपको इतना वोल्टेज देगा, तो उसका 80% एफिशिएंसी रहता है, 100% वोल्टेज आपको नहीं देता, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सल्फेटाइजेशन, सल्फेटीकरण बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ड्रॉबैक बताओ लेड एक्यूमुलेटर सेल के, तो ड्रॉबैक क्या है, तो भाई सेल का सबसे बड़ा दोष है कि सेल को रिचार्ज करते समय PbSO4 के जो क्रिस्टल Pb और PbO2 में नहीं बदले वो सेल में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। खास बात क्या है, तो बार बार काम में लो, बैटरी बार बार रिचार्ज करा लो, चल जाएगी, है ना। एफिशिएंसी मैंने बताई थी 80% है और चल जाएगा, सेल 2 से 3 साल तक चल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है ना। इस प्रॉब्लम को ध्रुवण भी कहते हैं। कोई पूछ ले ध्रुवण क्या होता है लेड एक्यूमुलेटर सेल में, तो ये प्रॉब्लम ही है। इस समस्या को हम क्या कहते हैं, तो भाई इस प्रॉब्लम को हम ध्रुवण पोलराइजेशन कहते हैं। कभी पूछ ले तो आइडिया तो होना चाहिए भी, सेल हमें सारे आते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब लास्ट सेल बच्चों, तो ये है आपका निकल कैडमियम सेल। कितनी करंट दे रहा है, तो ये आपको दे रहा है 1.4 वोल्ट की करंट। अब बच्चों इसका प्रॉब्लम क्या है, तो हम कहेंगे डिटेल में तो हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, लेकिन ये उससे बढ़िया चलता है। लेड स्टोरेज कितने साल चलता है, 2-3 साल चलता है, तो 5 साल चल जाएगा, और ये उससे महंगी बैटरी भी है, ठीक है। आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया रखना है भी, निकल कैडमियम सेल यूज तो हम कहेंगे फ़ोन में, पेजर में, मोबाइल में। एनोड तो हम कहेंगे कैडमियम, और कैथोड तो इसमें भी धात्विक जाली है, निकल ऑक्साइड NiO2 की, और विद्युत अपघट्य KOH, ठीक है। अब आपको सिर्फ लास्ट में ये बताना है कि सेल अभिक्रिया, ठीक है, निकल कैडमियम सेल में सेल अभिक्रिया कौन सी है। तो बच्चों देखो, एनोड आपका है कैडमियम, ठीक है। कैथोड क्या है, तो हम कहेंगे कैथोड में NiOH के रूप में रहेगा, KOH से रिएक्शन करके ये NiOH3। तो देखो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, अब चेन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कैडमियम जो है इसका तो होगा ऑक्सीकरण, तो कैडमियम का ऑक्सीकरण कैडमियम ऑक्साइड बन गया। इसका अपचयन होगा तो NiOH3 जो है ये आपका NiOH2 में बदल जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस कैडमियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा NiOH2, और बाद में आपके पास बचेगा सिर्फ वाटर, तो H2, ठीक है। तो कैडमियम का ऑक्सीकरण निकल +3 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया, यहाँ हो गया इसका अपचयन, ठीक है। तो बच्चों निकल कैडमियम सेल, तो इस सेल की दक्षता और लागत, है ना, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, आयु भी ज़्यादा है, किससे, तो हम कहेंगे सीसा संचायक सेल से तो ज़्यादा ही है, सीसा संचायक सेल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निकल कैडमियम सेल। तो आज की क्लास में हमने चारों सेल डिस्कस कर लिए 1 बाय 1। पहला क्या डिस्कस किया, तो हम कहेंगे पहले तो हमने डिफरेंस करना सीखा, प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है। प्राथमिक सेल में हमारे पास 2 सेल थे, एक
तो हम कहेंगे ड्राई सेल, शुष्क सेल, लिक्लांसी सेल भी बोलते हैं। दूसरा तो हम कहेंगे मर्करी सेल, बटन सेल, घड़ी में लगने वाला सेल। सेकेंडरी सेल में हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल इंजन में, गाड़ियों में जो लगता है वो था हमारा लेड एक्यूमुलेटर सेल, सीसा संचायक सेल। और नेक्स्ट तो हम कहेंगे निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में जो कि होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।